गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, यहाँ पे देखो आपको मैंने जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वो यूज होगा। तो चलिए हम अपने लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन क्या है। ये केमिकल रिएक्शन प्रोसेस in which new substance formed with new property। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन या एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पे न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, H2O। ठीक है, तो अगर यहां पे देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन गैस, लेकिन H2O क्या है हमारे पास, लिक्विड। देखो अब दो एलिमेंट जुट करके क्या बन रहा है, लिक्विड। पहले उसका स्टेट क्या था, गैसियस फॉर्म में था, अब क्या हो रहा है, वो लिक्विड के फॉर्म में बन रहा है। मतलब गैसियस की प्रॉपर्टी से क्या लिक्विड की प्रॉपर्टी मैच करती है, नहीं करती है। तो हमने देखो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन कराया, केमिकल रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। इसी नए सब्सटेंस को अब इस जो लिक्विड है ये इसका भी प्रॉपर्टी क्या हो गया, पूरी तरह से डिफरेंट हो गया। मतलब एक केमिकल प्रोसेस जहां पे नया सब्सटेंस विथ नई प्रॉपर्टीज के साथ क्या होता है, आता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट ऑफ रिएक्टेंट। हाँ बताओ रिएक्टेंट क्या होगा। हाँ, रिएक्टेंट आर दोज स्पीसीज विच टेक अ पार्ट इन रिएक्शन। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज अ स्पीसीज दैट टेक अ पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, मैं रिएक्शन को शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, आरएक्शन मतलब ऐसे स्पीसीज जो क्या कर रहे हो, रिएक्शन में पार्ट ले रहे हो। तो बताओ यहां पे इसमें बताओ कौन पार्ट ले रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। ये दोनों क्या होगा, रिएक्टेंट। नेक्स्ट आओ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, तो आफ्टर द रिएक्शंस व्हाट वी ऑब्टेन, रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, वही हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आफ्टर द रिएक्शन व्हाट वी गिव एज अ रिजल्टेंट। ठीक है, रिएक्शन के बाद हमें रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिला, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो बताओ यहां प्रोडक्ट क्या है, H2O। H2O क्या है हमारा, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यही था हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं। तो कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या नहीं। तो जिसमें से हमारा फर्स्ट आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अगर रिएक्शन के दौरान पे गैस निकल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो देखो, तो अगर जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊं, क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2, सॉरी ZnSO4 प्लस H2 क्या बनाएगा, H2। देखो क्या यहां पे हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, यस या नो। अगर मैंने जिंक मेटल को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो वहां से क्या बना हमें, ZnSO4 प्लस H2, मतलब जिंक सल्फेट और उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो मैं यहां पे NaCl, या तो फिर एक काम करो, सोडियम को HCl के साथ रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा, NaCl प्लस फिर से हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये लिबरेट करेगा।
ओके, तो अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है, गैस हो गया। चलो नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंड, प्रिसिपिटेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान पे किसी प्रिसिपिटेशन बन रहा है, कोई सब्सटेंस प्रिसिपिटेट हो रहा है, प्रिसिपिटेट का मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, या तो फिर बीकर के बॉटम सरफेस पे आकर के सेटल डाउन हो रहा है, तो हम फिर से वहां बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप सपोज मान लो मैंने HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। अगर मैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊं, तो वहां पे बनेगा NaCl और H2O। और NaCl क्या होता है? हमारा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑफ चेंज इन कलर। ओके, तो अगर मान लो केमिकल रिएक्शन के दौरान पे, मान लो क्या, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कलर में चेंजेस दिख रहा है, तो फिर हम वहां पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्शन या तो फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ले रहा हूं एक KMnO3, ठीक है, KMnO3 पोटासियम पर मैग्नेट, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं साइट्रिक एसिड। ठीक है, देखो ये जो KMnO3 होता है ये बेसिकली पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये KMnO3 कैसा होता है? पर्पल कलर का। आफ्टर द रिएक्शन विद साइट्रिक एसिड, अगर हम इसको साइट्रिक एसिड या तो फिर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये जो पर्पल कलर है वो पर्पल कलर हमारा डिसअपेयर हो जाता है, डिसअपेयर इन पर्पल कलर। मतलब बोल सकते हैं अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा या तो फिर जो प्रोडक्ट बना वो कैसा हो गया? कलरलेस। क्या हो गया? कलरलेस। ओके, तो हम इन सब की मदद से क्या कर सकते हैं, अभी और भी है, देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या होता है। स्पेस नहीं है, मेरे पास स्पेस लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं, चेंज इन कलर। तो अगर कोई भी रिएक्शन के दौरान पे कलर का चेंज हो रहा है, तो हम फिर से बोल सकते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर रिएक्शन के दौरान पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि वहां पे फिर से क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप बताओ कोई एक ऐसा एग्जांपल जो आपको चेंज इन टेम्परेचर में दिख रहा हो। चलो देखो, CaOH, पता ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये वही स्लिंक लाइम है, या तो फिर इसे हम लोग चूना पानी जिसको बोलते हैं, चूना जिसको बोलते हैं। घर पे पुचाड़ा किए हो कभी? नहीं किए हो? कोई बात नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं है। तो देखो, जो घर पे हम लोग पुचाड़ा करने के टाइम पे बेसिकली आपको जैसे वॉल पुट्टी वगैरह आ गया, प्लास्टर वगैरह आ गया, तो कौन पुचाड़ा करता है? तो वैसे आप लोग मॉडर्न जमाने के हो तो शायद किसी को पता होगा, जिनका घर थोड़ा गांव देहात में होगा। तो देखो, वहां पे जो व्हाइट कलर का हम लोग चूना लेके आते हैं, ठीक है, उस चूने को आप क्या करो, एक बकेट में फिल करो, मतलब एक बकेट में पानी लो और उस चूने को उस बकेट में डाल दो। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद आप उस बकेट के बॉटम सरफेस को हाथ से टच करो, आपको क्या महसूस होगा? हीट महसूस होगा। क्या महसूस होगा? हीट। तो वहां पे केमिकल रिएक्शन के कारण हीट रिलीज हुआ, और हीट रिलीज होने के कारण क्या किया? वो बकेट को गर्म किया। ठीक है, मतलब टेम्परेचर में चेंज किया। आप चूना को डायरेक्ट टच करो, कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप चूने को पानी में डालो और थोड़ी देर रहने दो, आप फिर से उससे टच करो उसके बॉटम सरफेस को, आपको वहां पे क्या महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन के कारण क्या हुआ? टेम्परेचर में चेंज दिखा। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। ओके, या तो फिर एक और होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको भी आप अगर वाटर में डालो तो आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद फिर से क्या होगा? बकेट का जो बॉटम सरफेस है या तो फिर उसके नीचे वाले पार्ट्स को थोड़ा टच करो तो हमें वहां पे फिर से गर्म महसूस होता है। ठीक, चलो देखो, चेंज इन टेम्परेचर हमारा दो टाइप से हो सकता है। पहला एक्सोथर्मिक, जिसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और दूसरा इंडोथर्मिक। ठीक है, तो
तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा दो टाइप से हो सकता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो यहाँ थर्मिक लिखा हुआ है, आपने थर्मल नाम सुना है, और थर्मल मतलब हीट और एक्सो मतलब आउट, बाहर, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन के दौरान पे हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वहां पे हीट रिलीज हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, वो जो रिएक्शन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो लिखो इसका डेफिनेशन थोड़ा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन heat is liberated, then it is exothermic. एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लो कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, हम जहां भी कुछ भी चीज को जलाते हैं वहां पे क्या होता है, हीट रिलीज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा इंडो का मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, that is known as endothermic reaction। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल टेंशन मत लो। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, देखो आइस को पिघलने के लिए क्या चाहिए, हीट, तो हम उसमें हीट क्या करते हैं, देते हैं, जिसके कारण से आइस क्या कर रहा होता है, मेल्ट कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी क्या हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स अपना फूड बना रहा होता है तो उसे क्या चाहिए होता है, सनलाइट, और सनलाइट क्या है, हीट से कारण क्या होता है, सॉरी, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से वो क्या करता है, अपना खाना बना पाता है। ओके, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर में हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, पहला इंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहां पे हीट देना पड़ेगा, रिएक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हीट को देना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब वो रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज करेगा, रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन, फोर्थ था ना ये, हाँ, चेंज इन स्टेट। ना, ये वो स्टेट नहीं है, स्टेट एंड कैपिटल वाला स्टेट नहीं, यहां पे मतलब रिएक्शन के दौरान पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट बताना है, कौन से स्टेट, गैसियस स्टेट में, फिर या तो फिर लिक्विड स्टेट में, या तो फिर बोल सकते हैं इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में। ओके, तो जैसे अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, H2O, ठीक है। तो बताओ हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन गैस, और वाटर क्या हमारा, लिक्विड। क्या हमें यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट दिख रहा है, यस या नो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखो हाइड्रोजन गैस में था, ऑक्सीजन गैस था, और यहाँ पे फिर से क्या बना मेरा, लिक्विड, वाटर बन गया, स्टेट में चेंज हुआ। जैसे मान लो मेरे पास है, क्या ले लू, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है ये, MgO। अब देखो मैग्नीशियम हमारा कैसे होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, और MgO फिर से सॉलिड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या, बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसी तो है, राख है, और राख हमारा क्या होता है, सॉलिड। तो जहां एक सॉलिड और गैस मिलकर के क्या बना रहा है, सॉलिड, चेंज इन स्टेट हो गया। जहां पे हमारा गैस और गैस मिलकर के क्या बना रहा है, लिक्विड। चलो एक और देख लो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, लिक्विड, सॉरी गैस, क्लोरीन भी गैस, और HCl हमारे पास लिक्विड। तो फिर से देखो यहाँ पे गैस का रिएक्शन कराएं और क्या बन गया हमारे पास, लिक्विड, HCl हमारा लिक्विड। ओके, तो इन सब की मदद से हम क्या कर सकते हैं,
ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है बैलेंसिंग या तो फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन होता क्या है। ओके, तो हेडलाइन डालो, इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सिंबल्स और फॉर्मूला। आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। ओके, अगर हम किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक या फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। अगर सॉरी केमिकल इक्वेशन। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे जिंक प्लस H2SO4 क्या बन रहा है हमारे पास, ZnSO4 प्लस H2 गैस को रिलीज कर रहा है। ओके, तो यही हमारा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। और भी लिख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, क्या बना रहा है, HCl। क्या बना रहा है, HCl। और भी लिख लो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgO। ये सब क्या हमारा केमिकल इक्वेशन है। ये सब क्या है, केमिकल इक्वेशन। और भी देख लो, जैसे AgNO3 अगर NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaNO3 प्लस AgCl3, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो ये सब हमारा क्या है, केमिकल फॉर्मूला। क्या है हमारे पास, ये केमिकल इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट हेडलाइन डालो, बैलेंस इक्वेशन। इसके लिए मैं यहां इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस इक्वेशन। चलो एक काम करो, उससे पहले हम लोग देखते हैं अनबैलेंस रिएक्शन। देखो, अनबैलेंस रिएक्शन और एक होता है हमारे पास बैलेंस रिएक्शन या तो फिर इक्वेशन। एक हमारे पास आएगा बैलेंस इक्वेशन और दूसरा हमारे पास आएगा अनबैलेंस इक्वेशन। नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस इक्वेशन मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम। अनबैलेंस जहां पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट सेम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस रिएक्शन। जैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं, Zn प्लस H2SO4 को रिएक्ट कराएं किससे, जिंक को अगर H2SO4 से रिएक्ट करा रहे तो बना रहा है ZnSO4 प्लस H2। तो देखो क्या ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। जिंक देखो, जिंक कितना है, एक। रिएक्टेंट में जिंक एक है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। प्रोडक्ट में देखो जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन आप उसी के नीचे चले आओ, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, क्या ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है, नहीं। तो बेसिकली अनबैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या तो फिर बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेदर बी इक्वल इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, मतलब अगर हमारा रिएक्शन होना है और बैलेंस रिएक्शन होना है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम। या तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या कह रहा है, मास इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास इन प्रोडक्ट। ओके, देखो क्या स्टेटमेंट है, मास नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना हम मास को बना सकते हैं ना हम उसे खत्म कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पे हम लोग इसी के लिए क्या यूज करते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम अनबैलेंस की रिएक्शन लिखना चाहे, सॉरी अनबैलेंस रिएक्शन का डेफिनेशन लिखे या तो फिर इक्वेशन लिखो, अनबैलेंस इक्वेशन। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ एटम्स या तो फिर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट फॉलो इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हाइड्रोजन को
क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनाया, HCl। अब देखो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, क्या HCl यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट में देखो हाइड्रोजन 2 है क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 है क्लोरीन 1 है, क्या यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एटम सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, नहीं है। क्या यहाँ पे, अब मास देख लो, बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2, क्लोरीन का 35.5, 2 है तो मतलब 71। यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन का मास 2, क्लोरीन का 35.5, कितना आया 37.5, और यहाँ पे 73। क्या ये इक्वल है, जी नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो ये अनबैलेंस रिएक्शन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, या तो फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होते। चलो नेक्स्ट अब बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन, तो ये बैलेंस रिएक्शन क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगा, और या तो फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो लिखो इसका डेफिनेशन, इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और number of atoms in product, the reactant, must be equal to number of atom in product। ओके जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, देखो क्या यहाँ पे जिंक का एक एटम है हाइड्रोजन यहाँ पे 2, सल्फर यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 4। रिएक्टेंट में देख लो जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। जिंक यहाँ पे 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, जिंक 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस फॉर्म में। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, अब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगा। जिंक का मास निकाल लो, H2SO4 का मास निकाल लो, और फिर इधर साइड के भी ZnSO4 और हाइड्रोजन का मास निकाल के ऐड कर दो। देखो दोनों में आपको क्या मिल जाएगा, मास इक्वल मिल जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास मैंने मैग्नीशियम को Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना MgO। क्या ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है, नहीं। यहां पे मैग्नीशियम 1 है, यहां पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, तो यहां तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन से एटम कम हो गए, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तब फिर ये क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो उसके लिए भी कुछ नियम और कानून होता है कि हम लॉ बैलेंस इक्वेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हेडलाइन डालो, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। चलो जैसे देखो अभी मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन क्लोरीन गिव्स यू HCl। ठीक है, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराओ तो क्या देता है, HCl देता है। ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट की शक्ल देखो, तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन भी 2, लेकिन आप प्रोडक्ट में आओ तो हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स को सेम करेंगे, और दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स को सेम करने का मतलब है हम न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल हम नेचुरल नंबर लेंगे, यहाँ पे हम फ्रैक्शंस में रखने की कम से कम कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा एटॉमिक मास या तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इजीली से फॉलो करें। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो क्या, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो क्या मैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिख दूं और क्लोरीन 2 लिख दूं, हो गया इक्वेशन, बैलेंस हो गया क्या, नहीं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। हम कभी भी हाइड्रोजन के नीचे मल्टीप्लीकेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेंगे, हम हमेशा कोफिशिएंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, इधर भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराएं तो एप्लीकेबल होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 है तो 2, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, तो कितना हो गया, 2 क्लोरीन है तो 71। अब 2 इधर लिख लो, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस क्लोरीन का मास 35.5। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 73,
और यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 36.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 12 और 1 3 7, आ गया क्या 73। क्या ये फॉलो किया? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से अगर देखो आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बनाता है MgO। अब देखो मैग्नीशियम तो यहाँ एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये ना अभी बैलेंस फॉर्म में है ना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अगर आप देखना चाहो तो देख लो, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर, 12 दूना 24 एटॉमिक मास इसका हो गया, ऑक्सीजन का 16, 62 जा 32। अब देखो मैग्नीशियम 24 प्लस 16 कितना हो गया, इधर 56 और इधर 0 40। क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अब हम यहां पे इसको क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। ओके देखो मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, अगर हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब यहां मैग्नीशियम भी हमारा क्या हो गया है 2, तो इधर साइड में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2। अब अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। मैग्नीशियम 2 12, 12 दूना 24 प्लस 32, ठीक है। अब देखो ये है हमारा 2, मैग्नीशियम का 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई करो 2 से, ये कितना आ गया 56, ये देखो 16 और 12 28 इंटू 2 कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया 56 इज इक्वल टू 56। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ये फॉलो किया। और नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हो तो या तो फिर आप उसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर दो, या तो फिर लॉ ऑफ मतलब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर दो दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तरफ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर ही लेगा। ओके चलो एक और दे रहा हूं, जैसे मान लो Fe को H2O के साथ रिएक्ट कराना है, बताओ क्या बनेगा। आयरन को H2O के साथ रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, फेरस ऑक्साइड जिसे हम लोग जंग या रस्टिंग बोलते हैं वो बनाएगा, और क्या होगा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। देखो Fe3 है, मतलब आयरन 3 चाहिए, 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं। ओके ऑक्सीजन 4 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो अगर मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो चुका है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो चुका है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हमारा हाइड्रोजन भी 8 हो गया, हो गया। अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए तो क्या हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेगा, करेगा। ओके तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। ओके चलो नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहला हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 or more atoms combine each other or form one species। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनेगा, एक स्पीसीज बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है H2O, ठीक है। अब देखो Mg प्लस O2 मिल करके क्या बनाता है MgO, ठीक है। MgO बनाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और क्या बना रहा है एक सिंगल स्पीसीज बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट लिखो डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलकर के एक सिंगल स्पीसीज बना रहा था, यहीं पे डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल स्पीसीज फर्दर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स में क्या होंगे ब्रेक डाउन होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं
आर ब्रेक डाउन into two or more atoms are known as decomposition. देखो डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है टूटना, डिकम्पोज हो रहा है मतलब टूट रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल दो। CaCO3 को जब आप हीट करो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करो तो क्या बनाता है, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, नेक्स्ट उसी प्रकार से अगर आप KClO3 को हीट करो, KClO3 को हीट करो तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाता है ये, कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो अगर CaCO3 को आप हीट करो तो वहां से बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम KClO3 को हीट करते हैं तो वहां से बनता है KCl, चलो KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, चलो यहां पे एक छोटा सा नोट लिख लेना आप लोग। देखो, व्हेन decomposition is carried out by the providing of heat, it is known as thermal decomposition। देखो मैंने अभी आपको बताया था थर्मल का मतलब ये होता है हीट। ठीक है, तो अगर हम कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं हीट की प्रेजेंस में, हीट देकर के, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आता है, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा है, सेकेंड। थर्ड हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। NaCl प्लस पोटासियम, अगर NaCl को, सोडियम क्लोराइड को पोटासियम के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनाएगा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज का खेल है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबसे ऊपर कौन था, पोटासियम। पोटासियम किससे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, सोडियम को बाहर निकाल देगा और क्लोरीन के साथ खुद का रिएक्शन बना करके Na को बाहर कर देगा। देख रहे हो, पोटासियम ने क्या किया, Na को रिप्लेस करके खुद कैल्शियम के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, पोटासियम क्लोराइड, और NaCl को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ओके, जैसा एक और देखो, मान लो मैं CuSO4 का रिएक्शन करा रहा हूं Zn से। ठीक है, अगर मैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराऊं किससे, Zn से, तो क्या बना लेगा ये ZnSO4 प्लस Cu। क्यों, क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है। अगर आपको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, कैटरीना, कार मांगे, ऑल्टो, जेन फरारी, सुनो, फिर भी, हाई क्यूब, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो अगर आप कॉपर देखो, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, किधर गया, जिंक के कंपैरिजन में। जिंक यहां आ रहा है, कॉपर यहां आ रहा है। ओके, तो कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा और सल्फेट के साथ, या तो फिर जिंक सल्फेट, मतलब जिंक क्या करेगा, सल्फेट के साथ अपना रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। मेरे पास Na प्लस H2O, सोडियम का रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं, वाटर के साथ। तो देखो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ये बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये लिबरेट करेगा। ओके, चलो और देखें, चलो एक और देख लो। मान लो मेरे पास, चलो यहां पे आओ, तो यहां पे आओ, तो मान लो Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करा रहा हूं। देखो एल्यूमिनियम अब क्या है, आयरन से
ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम यहाँ पे, आयरन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम अपना कंपाउंड बना लेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, Al2O3 प्लस ये क्या करेगा, Fe को बाहर निकाल देगा। ओके, Al2O3 बना लेगा और Fe को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, द रिएक्शन इन विच more reactive element displace the least reactive element, that is known as displacement reaction। चलो नेक्स्ट आओ, थर्ड हो गया, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों कुछ सेम है, बस यहाँ पे जहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता था, यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट में भी काम सेम होगा, लेकिन दोनों के आयंस क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, जैसे मान लो एक यहाँ पे पॉजिटिव आयन और एक यहाँ पे, तो ये क्या होगा, उठ करके यहां चला जाएगा और यहां वाला उठ करके यहां चला आएगा। ओके, जैसे एग्जांपल में देखो AgNO3 सोडियम सिल्वर नाइट्रेट को अगर NaCl के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बनाएगा, AgCl3 प्लस NaNO3। देखो सिल्वर उठ करके यहां आया सोडियम और सिल्वर उठ करके यहां चला गया, तो दोनों में आयंस जो है वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों आयंस क्या होंगे, चेंज होंगे, एक उठ करके यहां पे आएगा और दूसरा उठ करके यहां पे चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊं तो देखो बैरियम लीस्ट रिएक्टिव है, सोडियम मोर रिएक्टिव है, तो ये कंपाउंड के फॉर्म में क्या बना लेगा, NaCl प्लस BaSO4 BaCl2 प्लस K2SO4, तो ये क्या बना लेगा, KCl प्लस BaSO4 पोटेशियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बनाएगा। ओके, अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म्ड न्यू कंपाउंड्स। ऐसा रिएक्शन जहां पे दो कंपाउंड्स अपने आयंस को चेंज करेंगे और क्या बनाएंगे, दो नए कंपाउंड बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट आओ, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन दोनों एक साथ क्या होते हैं, मतलब रिएक्शन के दौरान पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place at a same time. Take a same time. The reaction in which oxidation and reduction take place at a same time, that is known as redox. Terms in redox. देखो पहला होता है ऑक्सीडेशन,
क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और या तो फिर बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन के दौरान पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Mg, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो देखो MgO बनाता है, आया ऑक्सीजन के यहां पे एडिशन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट है रिडक्शन। चलो, तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड या तो फिर और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो? एडिशन हो रहा हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। अगर मैं एग्जांपल का बात करूं तो देखो, अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनाता है? HCl। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है? हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलता है? लिखो, दिस सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, दिस सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, या तो फिर बोल सकते हो दिस सब्सटेंस in which hydrogen is removed, that is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा होता है? ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देगा या तो फिर हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन या तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेम यहां पे क्या हो रहा था? एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा था? दे रहा था, या तो फिर ऐसा सब्सटेंस जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका उल्टा यहां पे क्या करेगा? एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा? ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन को देगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन को देगा, और या तो फिर एक ऐसा सब्सटेंस जहां पे ऑक्सीजन रिमूव कर रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर, दिस सब्सटेंस इन विच the substance in which gives hydrogen, or the substance in which oxygen is removed, that is known as reducing agent।
ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, देगा, या तो फिर ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस जहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा, या तो फिर ऑक्सीजन देगा, या तो फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, वहां से रिमूव हो रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CO प्लस H2 गिव्स H2O प्लस Cu। कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनाता है, H2O। देखो अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि ये क्या कर रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है हमारा, रिडक्शन, ये हमारा बन गया रिडक्शन। अब देखो अगर मैं इसका शक्ल देखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन, तो ये हमारा क्या बन गया, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अब देखो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन का भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बता सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जहां पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण से क्या क्या इफेक्ट्स होता है। फर्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या बोल रहा है, कौन कौन सा इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो बेसिकली इन जनरली हम दो टाइप्स के इफेक्ट्स को देखते हैं। पहला, ऑक्सीडेशन जो मेटल के ऊपर हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन, और दूसरा ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, हमारे फूड खराब होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। देखो ऑक्सीडेशन अगर मेटल के ऊपर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन। अगर ऑक्सीडेशन फूड के ऊपर हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। चलो अब एक एक करके हम बात करते हैं कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। पहला बात करो कोरोजन, process in which metals are eaten up gradually by the actions of air, moisture and reaction on the surface। ठीक है, सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या बोलेंगे, रस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। तो क्या बोल रहा है, द कंडीशन प्रोड्यूसिंग बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इनटू द फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो एरियल फैक्टर के कारण या तो फिर एरियल ऑक्सीडेशन के कारण जो फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स होते हैं उसमें क्या होता है, धीरे धीरे अनप्लीजेंट स्मेल आने स्टार्ट हो जाता है और टेस्ट भी खराब होना स्टार्ट होता है। इसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ओके, चलो नीचे बात करते हैं हम लोग प्रिकॉशंस ऑफ रेंसिडिटी, या तो फिर प्रिवेंटेशन या तो फिर प्रिवेंटिंग ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से कैसे बचेंगे, तो पहला, बाय एडिंग एंटा ऑक्सीडेंट। क्या करते हैं हम, एंटा ऑक्सीडेंट। हाँ, आपने ये नाम सुना, एंटा एसिड। हाँ, जो क्या करता है, एसिड की क्वांटिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे एसिडिटी अगर हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, एसिडिटी होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, एक एंटा एसिड सब्सटेंस को यूज करते हैं, मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, फूड में एंटा ऑक्सीडेंट एजेंट को मिक्स करके रखेंगे। ठीक है, जिसमें देखो दो नाम दिया हुआ है, एक BHA और एक BHT। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल, और एक आता है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइल टॉलिन। दूसरा, पैकेजिंग या तो फिर पेकिंग मटेरियल्स मस्ट बी फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। ऐसे फूड्स जो फैट्स एंड ऑयल कंटेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस फिल करके रखेंगे, तो वहां पे हमारा रेंसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में फूड रख सकते हैं। आपने देखा होगा जो रात का खाना बच जाता है फिर हम उसे कहाँ रखते हैं, फ्रिज में। ठीक है, चौथा देखो, बाय स्टोरिंग एयर टाइट कंटेनर्स। तो हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब जिसमें एयर ना पार हो सकता है ना उससे एयर बाहर निकल सकता है, ऐसे में क्या कर सकते हैं, फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, चलो ये तो हो गया प्रिकॉशंस कि हम कैसे फूड को स्टोर करके रखेंगे। तो कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या एडवांटेजेस है, तो ऑक्सीडेशन का पहला एडवांटेजेस है रिस्पायरेशन में। ओके, दूसरा, कंबशन ऑफ फ्यूल में ऑक्सीजन की अगर सप्लाई करते हैं तो वहां पे फ्यूल हमारा क्या होता है, अच्छे से बर्न करता है। ठीक है, तीसरा हमारा है डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकेइंग करने के लिए, मतलब डिकम्पोज करने में ऑक्सीजन हमारी हेल्प करता है, या तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पे होता है। ओके, ये था हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और ये पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों से लिख सकते हो, हैप्पी एंडिंग। ओके, तो मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अपने नोट्स खोलें, रिवीजन करें, बुक पे जो क्वेश्चंस है उनकी आप धड़ाधड़ प्रैक्टिस करें,
तब आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा बैलेंसिंग। ठीक है, हम इक्वेशंस को यहीं पे बैलेंसिंग करना सीखना स्टार्ट करते हैं। 11 में जाओगे वहां पे सारा खेल बैलेंसिंग का होता है। ठीक है, तो आप बैलेंसिंग वाली पोर्शंस को स्किप ना करें, उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बैलेंसिंग करना सीखें। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे जहां पे हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।